हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 2023 का PYQ और सेट नंबर 2। हम लोगों ने सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया सेट नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें, तो बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग जितना ज्यादा हो सके सारे स्टूडेंट को बताएं कि PYQ का किस तरह से यहाँ पे रिवीजन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इतना ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक स्टूडेंट्स के पास ये क्लास पहुंच जाए और उनको पता चले कि 2019 से लेकर 2023 के बीच में किस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपे गए थे। तो फाइनली हम लोग लेकर आए हैं सर सेट 2, जहां पे हम लोग बेहतरीन तरीके से आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है सर हम लोगों का, याद रखिएगा 5 जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा 2-2 मार्क्स का होगी। कितना? 2-2 मार्क्स का होगी मेरे लाल, याद रखिएगा। फिर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा। तो सारा चीज आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो मोहनजोदाड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तथा यह किस भाषा का शब्द है। ये पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला हो, शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो। ठीक है, आपसे पूछा गया ना ये किस भाषा का शब्द से लिया गया है, तो सिंधी भाषा का शब्द। कौन भाषा हो जाएगी मेरे प्यारे? सिंधी भाषा हो जाएगी। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, यह सिंधी भाषा का शब्द है। क्या इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिख पाएंगे नहीं? बस इतना लिखना है और 2 मार्क्स अपनी झोली पे बैठा लेना है। खनकाह से आप क्या समझते हैं? खनका जो है, इससे आप लोग हम लोगों को क्या समझ में आता है? क्वेश्चन यही आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर सूफियों के आश्रय स्थल यानी निवास स्थल को खनका कहते हैं। जो सूफिया पहले सूफिया लोग रहते थे, उनके रहने की जगह को ही ना खनकाह कहा जाता था। याद रखिएगा, बस इतना सिंपल से लिखना है। 2 मार्क्स आपको यहाँ पे इजीली से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि गोपुरम का अर्थ होता है कि मंदिरों का प्रवेश द्वार। अब इसका भी इतना ही आंसर लिख सकते हैं कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, पर थोड़ा सा डिजिटल लिखना चाहते हैं तो समझिएगा। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम विशाल और ऊंचे बनाए जाते थे, जो चित्रकलाओं से अंकलित थी। मतलब जहां पे मंदिरों के प्रवेश द्वार होती थी ना, उसे हम लोग गोपुरम कहते थे। और गोपुरम विशाल एक दरवाजा होती थी, याद रखिएगा, बहुत ऊंचे होते थे, बहुत बड़े होते थे, और उस दरवाजा में काफी ज्यादा चित्र लगे होते थे। इसी को हम लोग कहते थे गोपुरम। आज के बाद आएगी गोपुरम से रिलेटेड क्वेश्चन, इजीली से कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हुमायूं की रचना किसने की थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेस है, ऑब्जेक्टिव अगर सही है, तो आप ना सारा क्वेश्चन को चुटकी में हल कर सकते हैं, जितना भी 2 मार्क्स का होगा, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए अगर आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन है हुमायूं की रचना किसने की, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया, ऑप्शन नहीं दिया है तो सब्जेक्टिव बन गया है आपके पेपर में। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हुमायूं की रचना किसने करने वाले कौन थे? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो थी ना, बाबर की पुत्री, बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। और हुमायूं क्या था? बहन थे। बस आपको याद रखना है कि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम बताए। जो संथाल विद्रोह है, इसके प्रमुख नेता के नाम हम लोगों से पूछे गए हैं। देखिए मेरे लाल, यहाँ पे जो हम लोगों का प्रमुख नेता है ना, कौन कौन हो जाएंगे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम लोगों का हो गया सर लक्ष्मीबाई, याद रखेगा, लक्ष्मी मेरे लाल, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। लक्ष्मीबाई इसका भी एक आंसर। देखिए 4 आपसे पूछा गया ना, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता पूछ रहे हैं। सॉरी संथाल विद्रोह का शुरुआत अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1855 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा इनके नेता कौन है, तो बताएंगे सर इसका नेता हो जाएगा सिद्धू। क्या हो जाएगी मेरे लाल? सिद्धू और कानू। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा मेरे लाल कि इसका कानू, याद रखना है क्या? कानू इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धू और कानू 2 ही भाई थे जो संथाल विद्रोह के खिलाफ लड़ रहे थे, संथाल विद्रोह शुरू किया था। तो यही 2 भाई थे जिन्होंने अंग्रेजों ने जब किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, तब वहां ने संथाल परगना के विरुद्ध में सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह का शुरू कर दिया था। तो सिद्धू कानू के प्रमुख नेता, बस यही 2 बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि INA दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे। तो INA दहसाला के प्रतिपादक टोडरमल थे। याद रखिएगा, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल।
अकबर का वित्त मंत्री आपको पता है ना, टोडरमल होता है, ये जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल को ना अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और देखिए यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए आयन दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक, तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग जो दो हर क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स के होंगे। इंडो रासायनिक स्थापित शैली का भारत में 2 उदाहरण दे। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमें आप लोगों को अभी तक हिस्ट्री सेक्शन में नहीं प्रोवाइड किया हो, तो सर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इंडो रासायनिक स्थापित शैली का भारत में 2 उदाहरण इस प्रकार है। इस शैली के उदाहरण में गेट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेट ऑफ इंडिया जो है ना मुंबई में स्थित है पहला। और होटल ताज, मतलब ताज होटल जो हम लोग सुने होंगे ताज होटल, तो ताज होटल याद रखिएगा आपसे 2 उदाहरण पूछे हैं स्थापत्य कला का। पहला हो जाएगा सर गेट ऑफ इंडिया और दूसरा हो जाएगा सर ताज होटल प्रमुख है। इसमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। बस आपको 2 स्थापत्य शैली का नाम आपको याद रखना है। पहला आपका हो जाएगा गेट ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है, दूसरा हो जाएगा सर ताज होटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चले। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको अच्छी तरह से लिख देना है। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन आपका 2 ही मार्क्स का था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 ही मार्क्स का था। यहां से आपका क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स का शुरू होने वाला है। तब ध्यान से समझिए कि धम्म नीति क्या है। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि धम्म नीति का मतलब होता है क्या, कि अशोक ने शुरू किया था। एक्चुअली है क्या, आज हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले। साथ ही साथ मेरे लाल, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको सिर्फ सुनना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेस्ट एक्सप्लेन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, बस आपको सुनना है। लिखने का समय समाप्त हो चुकी है, आपका एग्जाम ओनली फॉर और बचा हुआ है सर 80 डेज, याद रखिएगा। ठीक है, समझिएगा। अशोक द्वारा एक नवीन धर्म मार्ग का प्रचार किया गया जिसे अशोक का धर्म कहा जाता है। अशोक ने एक नया धर्म की शुरुआत की थी जिसे हम लोग अशोक धर्म कहते हैं। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में धर्म की परिभाषा दी गई है, और अशोक का अपना बुक होती थी, बुक का दूसरा लेसन दूसरा चैप्टर में अशोक ने धर्म के बारे में परिभाषा दिए थे। कलियुग के बाद अशोक ने सर्वदा के लिए शास्त्र का त्याग कर युद्ध के स्थान पर धर्म कोश को बढ़ावा दिया। जब कलिंग युद्ध हुई थी, इतना रक्तपात हुआ था, सारा स्टोरी आप लोगों को पता होगा, मैं बीच में नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारा लोगों को मारे गए थे, खून से पूरा लहलहो हो गया था, जिस कारण से अशोक ने यह ठान दिया था कि आज के बाद मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना कभी बलि हत्या करने दूंगा किसी को, ना मैं खुद करूंगा। इसलिए मैं धर्म घोष को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने धर्म की नीति के अंतर्गत बड़ों के प्रति सम्मान, सन्यासी ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवाओं और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार तथा दूसरे धर्म के प्रति आदर एवं सम्मान की बात कहा। धर्म की नीति में तत्कालीन सभी धर्मों का सार सदूर पर जोर दिया गया और कर्मकांड की सीमित कर दी गई। इतना अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ तक लिख देना है, काफ़ी हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से लिख देना है। आपको यहाँ पे इजीली से 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, लिखने का तरीका भी आपको होना चाहिए सही थे। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बासारा और बेसारा क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ भी नहीं आ रहा था कि सर बासारा और बेसारा क्या है। जब से मैं आप लोगों को अपने स्टडी करा रहा हूँ, मेरे लाइफ में ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, और इससे पहले भी और एक बार पूछ चुका है जैकबोर्ड, ये दूसरी बार है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ ना कि PYQ पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि PYQ से ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूफी सिलसिले मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा था। देखिए, बासारा और बेसारा। अब बासारा किसे कहते हैं समझिएगा, वे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना आचार करते थे, उसे हम लोग बासारा कहते थे। वे सूफी संत जो इस्लाम धर्म के नियमों का अनुसार अपना आचरण करते थे, मतलब वो सूफी संत जो इस्लाम धर्म के अनुसार चलते थे, इस्लाम धर्म द्वारा बताए गए सभी बातों को पालन करते थे, उसको हम लोग बोलते थे बासारा। लेकिन बेसारा किसे कहते हैं, वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के
बंधन में बंधे हुए हैं, आचरण नहीं करते हैं। ये अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत होते थे। बस आपको अगर एक याद होगा ना कि बासारा किसे बोलते हैं, तो आप बेसारा को ना आप इजीली से लिख सकते हैं बासारा। वैसे सूफी संत जो इस्लाम धर्म के बनाए हुए नियम और कानून को बेहतरीन तरीके से पालन करते हैं, उसे हम लोग बासारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग बासारा कहते हैं। ठीक, इसका ऑपोजिट लिख देना है बेसारा में। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त कब और कहां तथा किसने लागू की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थायी बंदोबस्त। क्वेश्चन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे। एक बार आप लोगों को देखिए, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर छोटा कर दूंगा मैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहां तथा किसने लागू किया था, ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब आते हैं सर इसका आंसर पे। हम लोग के आंसर किस तरह से करना है, इसका आंसर पे आते हैं। आंसर थोड़ा सा देख लीजिए, आंसर ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर को समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भेज दूं। क्वेश्चन आप लोग देख लिया, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बोल रहा है। अब इसका आंसर देखिए आप लोग। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन काल में भू राजस्व नीति के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। ये जो हम लोगों का अस्थायी बंदोबस्त है ना, अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेज सरकार द्वारा लागू किया गया था। अंग्रेज सरकार द्वारा 1793 में लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। समूचे भारत मतलब सभी भारत के 19% भाग पर यह बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था। यह व्यवस्था कर्नवालिस ने लागू किया गया था। जो कर्नवालिस थे, याद रखिए, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था। तो लागू करने वाला व्यक्ति था सर कर्नवालिस। 1793 में उन्होंने लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त का। इस व्यवस्था में भूमि का प्रबंध जमींदारों के साथ किया गया था, जो केवल कर वसूल करने वाले अधिकारी थे। सरकार जब चाहे उन्हें हटा सकती थी। भूमि पर केवल राज्य का अधिकार था। मतलब पहले क्या होते थे ना कि किसान अपना जमीन मान लेते, इसमें खेती कर रहे हैं हम लोग, तो एक खेती हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मालिक मान लेते 50% मैं हूं। भले दूसरा का जमीन है, पर इसका मालिक मैं खुद हूं। लेकिन क्या होता था ना, जैसे अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद अब जो किसान लोग थे उससे ये कहा गया कि अब हम आपको कभी भी निकाल सकते हैं। किसने कहा था सर? कर्नवालिस ने कहा था। ये है हम लोग का सर अस्थायी बंदोबस्त कब, किसने और क्यों लागू किया गया था। आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। बस टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में याद रखिएगा 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। 1857 की जो क्रांति है, इसके 5 प्रमुख नेता के नाम आपसे पूछेंगे। लीडर कौन है? पहला बहादुर शाह जफर, दूसरा नाना साहब, तीसरा बेगम हजरत महल, चौथा लियाकत अली, पांचवा रानी लक्ष्मीबाई। याद रखिएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनी, इसको थोड़ा ना एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी 2 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव में भी आपका 3 मार्क्स का आएगा। मतलब टोटल आपका 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी, सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सिर्फ मैं इस क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1857 के क्रांति का 5 व्यक्ति याद रखेगा। कौन कौन थे? बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब जो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रहे थे। ये जो आप लोगों का नेतृत्व है ना मेरे लाल, इसको ध्यान से जो है ना इसको स्टडी करना है। आपसे पूछा जाएगा कि बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व किए थे, तो बताएंगे सर याद रखिएगा कहां से वो जुड़े हुए थे, तो बताएंगे लखनऊ से। पता होगा तभी इसका हम लोग उत्तर सही कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं सही कर पाएंगे ना। पहला बात। दूसरी बात आपको याद रखने की, अगर 1857 के क्रांति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1857 के क्रांति का 2 महिलाओं के नाम बताएं, तो 2 महिला याद रखिएगा। एक हो जाएगा सर बेगम हजरत महल, एक हो जाएगा सर रानी लक्ष्मीबाई। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 की क्रांति आप सभी को पता ही है कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। इसके पीछे कितना कारण था ये तो फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो मैं बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। अगला आता है सर अल्लाह हुसैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस नेता को लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, तो बताएंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ऐसा क्या काम किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिसे हम लोग उनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? समझिएगा,
सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगी कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन है, तो बताएंगे सर सरदार पटेल। क्या हो जाएगी, सरदार पटेल। नोट डाउन कर लीजिए गृह मंत्री के बारे में। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली चुनौती देश रियासतों को भारत में मिलाने का था। भारत में उस समय लगभग 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थी। रियासतें मेरे मान के चलिए, अभी भारत में कितना राज्य है, 28 राज्य है। लेकिन एक जमाना था जब भारत में राज्य नहीं हुआ करता था। समझिए क्या होता था, देशी रियासतें थी, मतलब छोटे छोटे जो है ना, भारत का मैप तो था ही उसी तरह से, पर छोटे छोटे राज्य को तो जो राज्य थे ना वो लोग टुकड़े में बांटे हुए थे। तो जो हम लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बीपी मेनन, दो व्यक्ति था। यहाँ पे एक ही व्यक्ति कैंडिडेट क्या, दो व्यक्ति था, एक होता था बीपी मेनन और एक होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों को भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक काम थोप दिया। क्या बोला, उन लोगों को, दोनों को बोला था, बीपी मेनन और सरदार पटेल को कहा कि आप लोग छोटे छोटे जो भारत में टुकड़ों में जो प्रांत बटी हुई है ना, उसको एकजुट कीजिए। एकजुट मतलब सबको कहिए कि एक साथ हम लोग रहने की कोशिश करें। तब क्या हुआ कि इन दोनों को मिला करके यह बनाएगा, इन दोनों को मिला करके इस तरह से बनाएगा, इन तीनों को मिला करके एक बड़ा सा राज्य बनाया गया। तो इस तरह से राज्य का निर्माण हुआ है। पहले 550 राज्य था हमारे देश में, छोटे छोटे प्रांत जिसको हम लोग राज्य कहेंगे अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो 550 को मिला मिलाकर कितना बनाया गया प्रेजेंट टाइम पे, तो 28 बनाया गया। ये होता है बीपी मेनन और सरदार पटेल का काम था, इन छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे प्रांतों को, छोटे छोटे देशी रियासतों को मिलाकर राज्य का निर्माण करना। खैर हम लोग बात करते थे सर यहाँ पे, लेकिन हाँ किसके लिए मिलाया गया, तो ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। समझिएगा, छोटे अधिक रियासतें थी, इस कार्य को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया था। हालांकि हैदराबाद के लिए उन्होंने सेना ऑपरेशन पोलो भेजी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेना ऑपरेशन पोलो किस राज्य में भेजा गया था, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो भेजा गया था हैदराबाद में। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो इसलिए भेजा गया था क्योंकि पूरे भारत के छोटे छोटे प्रांत जो है इस बात को मान गए थे कि हम लोग अब दूसरे अलग अलग जो है हम लोग सहमत हो गए हैं कि एक साथ रहेंगे। लेकिन हैदराबाद के जो निजाम थे ना, वो कहते थे कि नहीं, मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है। उनका कहना था कि मैं किसी के सपोर्ट में आने वाला नहीं हूं। लास्ट में ऑपरेशन पोलो भेजा और इसके तहत उन्हें भी मिला लिया गया। भारत के इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में राज्य को भारतीय संघ में मिलाया। मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे टुकड़े को भारतीय राज्य में मिलाया। आगे लिखा है कि भारत के एकीकरण करने में उन्हें, उनके इस महान योगदान के लिए उन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी बिना खून, बिना किसी से लड़ाई किए, झगड़ा किए, बिना किसी से मारपीट किए छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने क्या किए, एक बड़ा सा राज्य का निर्माण किए, जो आज हम लोग देख पा रहे हैं 28 राज्य। पहले ये 550 राज्य थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भारत में मुगल वंश की स्थापना, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त विवरण दे या संक्षिप्त में बताएं कि जो भारत में मुगल काल है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं। भारत में मुगल काल के बारे में बोल रहा है कि किस तरह से इसका निर्माण हुई है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। समझिएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आप सभी को पता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था सर? बाबर था। बाबर था, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। किसको हराया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी को। किसमें हराया था? प्रथम पानीपत के युद्ध में। याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुई थी सर? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था सर, याद रखिएगा, 1556 में। दोनों क्वेश्चन को कंटेस्ट कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। आगे लिखता है सर कि जो मुगल सल्तनत के नाम से विख्यात हुआ भारत, बाबर फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान से आया था। बाबर जो है ना वो उज्बेकिस्तान से आया था। कई बार क्वेश्चन अभी तक छप चुका है कि बाबर कहाँ का रहने वाला था, तो बाबर उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंश एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंश था। मुगल तैमूर की और से तुर्क जाति के थे, इस कारण उन्हें चगताई तुर्क भी कहा जाता था। साथ ही चंगेज खां की ओर से मंगोल जाति के रक्त का मिश्रण था, इस कारण मुगल का नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ था। जो मंगोल का नाम है यह मंगोल से उत्पन्न हुआ था। आगे क्या रहा है, क्या समझिएगा, बोल रहा है कि मुगल बादशाह में 6 बड़े बादशाह हुए, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां
औरंगजेब थे। जब मुगल वंश का संस्थापना हो रही थी बाबर द्वारा किया गया था, उस समय ना मुगल काल में 6 बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे। वो कौन कौन था? पहला तो हो जाएगा बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा शाहजहां और औरंगजेब। कई अन्य मुगल बादशाह भी हुए, वही बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। जो बहादुर शाह जफर है, आप सभी को पता होगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन कि आपका अंतिम भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बताएंगे सर बहादुर शाह जफर। याद रखिए क्या जगह, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके नाम पर 1857 का विद्रोह लड़ा गया था। और याद रखिए 1800 जो क्रांति है ना, 1857 की क्रांति इन्हीं के नाम से लड़ा गया था। किसका? बहादुर शाह जफर के नाम से लड़ा गया था, जिसे अंग्रेजों ने कैद करके रंगून में निवासित, रंगून कहाँ है? म्यांमार में। याद रखिएगा रंगून कहाँ है? म्यांमार में निवासित कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो तो आप लोगों को 10 मई को पता है, लेकिन क्या हुआ था ना कि 1857 की क्रांति से पहले जो है आपका जो हम लोगों का ये है, क्या बताते हैं सर, नाम यहाँ पे जाफर, बहादुर शाह जाफर जो थे, बहादुर शाह जाफर जो थे, इसको उठाकर अंग्रेज सरकार ने देख रहा है कि यही युद्ध को शुरू करने वाला है, इसको उठाकर जो है ना म्यांमार भेज दिया गया, रंगून, और वहीं पे जो इसकी डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार मुगल काल की स्थापना हुई थी, जो मैंने आपको डिस्कस करवाया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दांडी मार्च के बारे में लिखिए। जो दांडी मार्च है इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग दांडी मार्च के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दांडी मार्च के बारे में। समझिएगा दांडी मार्च क्या कहना चाहता है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 10 मार्च 1930 को अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर लगभग 241 मील की यात्रा प्रारंभ किया। समझे मेरा लाल क्या बोल रहा है कि अच्छा आप लोगों को ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ, मैं चीखते जा रहा हूँ, मैं चिल्लाते जा रहा हूँ, आप लोगों को ऊपर से उड़ते जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए समय बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि और डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँ, पर मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है। सिलेक्टेड का मतलब 2024 के पेपर जो आप लोग का फाइनल अभी एग्जाम होने वाला है, इसके रिगार्डिंग भी हम लोगों को क्वेश्चन करवाना है। तो सारा चीज़ को देख करना, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा बता दीजिए कॉमेंट बॉक्स। समझ में आ रहा है तो बट डन कर दीजिए, ताकि हमारे बारे में आप लोग अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बस एक बार आप लोग डन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहले समझिएगा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होती है याद रखिएगा ये कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को शुरू किया गया था। याद रखिएगा 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। किसके साथ? तो 78 उनके महात्मा गांधी के साथ 78 कार्यकर्ता के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर लगभग 241 मील की यात्रा प्रारंभ किया, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। यह यात्रा नमक कानून के विरुद्ध था, और यह यात्रा जो है ना दांडी यात्रा एक नमक कानून के विरुद्ध था, क्योंकि अंग्रेज सरकार हमारी धरती पर रहकर हमारे ही नमक को बना करके, हमारे समुद्र के पानी से नमक बना करके हमारे भारतवासियों को अधिक कीमतों पर बेचती थी। आगे लिखा है सर, जिससे नमक बनाने में लगभग 14 गुना सरकार भारतीय जनता से लेती थी। इन्हें नमक मान लेते हैं कि 1 रुपया में बन रहा है, तो सरकार जो है ना अंग्रेज सरकार भारतीय लोगों से 14 रुपया में नमक बेचा करता था। तो गांधी जी को ये बात अच्छा नहीं लगा, बोला कि मेरा ही धरती पर रहकर, मेरा ही समुद्र के पानी से नमक बनाकर, मेरा ही देश में आप इसको सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 1 रुपया आपको कीमत लग रहा है बनाने में और आप 14 रुपया ले रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, फाइनली उन्होंने दांडी यात्रा शुरू कर दी थी। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। गांधी जी ने कितना समझदार व्यक्ति था गांधी जी। वो कह रहे थे कि जब मैं दांडी यात्रा की ओर चलना शुरू किया, दांडी यात्रा की जब मैं जा रहे थे 78 साथियों के साथ 241 मील की दूरी जब मैं तय कर रहा था, उस समय क्या होने वाला था मैंने सारा चीज इनको बता दिया था। वायसराय लॉर्ड इरविन को बता दिया था, सूचना दे दिया था कि हम लोग जा रहे हैं नमक कानून तोड़ने के लिए। गांधी किंतु इरविन उनकी इस यात्रा के महत्व को नहीं समझ सका, और गांधी जी जो इरविन है वो सोचता अरे ये क्या कर लेगा बुढ़वा, ये बुढ़वा को क्या कर लेगा, और इसके पास उतना क्षमता भी नहीं है, और कि वो 241 मील का मतलब समझ रहे मेरे लाल, इसको 150 गुना कर दीजिए। क्या
150 इसको गुना कर दीजिए, मान के चलिए 150 गुना करेंगे 3/2 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे सर 120, मतलब याद रखिएगा 360 किलोमीटर। एक मील में जो है ना वो 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो देखिए सोचिए कि 360 किलोमीटर पैदल चलना, मतलब यहाँ से सोचिए कि अब जहाँ से है वहाँ से 360 किलोमीटर कितना दूरी होगी। तो जो इरविन है ना, इरविन, वो इरविन सोचने लगा कि नहीं, ये बुढ़वा ऐसा नहीं चल सकता, इसके अंदर इतना ताकत नहीं है और ये नहीं कर पाएगा। गांधी इरविन जो है ना, ये सब नहीं कर पाएगा, ये पागल है क्या, नहीं चल पाएगा इतना। किंतु हम लोगों का जो इरविन जी है उनको ये पता नहीं था कि वो कितने प्रभावशाली व्यक्ति है। किंतु इरविन उनकी इस यात्रा के महत्व को नहीं समझ सका। वही सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस की यात्रा से की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, थोड़ा सा देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा को लौटने के बाद बताया था। अगला देखते हैं 6 अप्रैल 1930 को दांडी में महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया और जनता से आग्रह किया कि हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, शराब, अफीम, विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना दिया जाए, सरकार को कर मतलब टैक्स नहीं दिया जाए, विदेशी वस्त्रों की होली जलाए, मतलब विदेशी वस्त्रों का जो है वह बहिष्कार किया जाए या कपड़ा को जला दिया जाए और सरकारी संस्थाओं का त्याग कर दिया जाए। और जो भी सरकारी कर्मचारी है, भारत के लोग जो भी सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी से आग्रह किया गया था कि वो अपना नौकरी छोड़ दे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद क्या हुआ समझिएगा, दांडी मार्च के कारण गांधी जी को 4 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए महात्मा गांधी ने जब आंदोलन किया, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो फाइनली 4 मार्च 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था दांडी यात्रा के विरुद्ध, जब वो नमक कानून तोड़ा था। यह है हम लोग का दांडी यात्रा। बहुत ही सिंपल सा है, जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता पाया हूं। संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। संथाल विद्रोह, मैंने अभी जस्ट बताया कि संथाल विद्रोह को हम लोग क्या कहते हैं सर, संथाल विद्रोह 2 भाइयों ने मिलकर शुरू किया था, एक था सर सिद्धू, एक था कानू। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। देखिए संथाल विद्रोह जिसे संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं, संथाल विद्रोह को नाम संथाल हुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह विद्रोह 1855 से 56 घटित हुआ था। इस विद्रोह समझिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट होने वाला है आपका फाइनल एग्जाम में, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन। यह विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा 2 बहनें फूलो तथा झानो ने किया था। याद रखिएगा किस लिए क्या था, ये भी मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार अच्छी तरह से समझे। अंग्रेज ने संथाल जनजाति का इस्तेमाल पहाड़िया जनजाति के विरुद्ध किया गया था, जिसके लिए 1832 में राजमहल की पहाड़ी में जमीन की एक काफी बड़े इलाके को स्वीकार किया। मतलब बहुत बड़े एक इलाका था राजमहल के पहाड़ियों के पास। अगर झारखंड में है और राजमहल के पहाड़ी हो या आप लोग संथाल परगना से है, तो आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी जगह है जहां पे अंग्रेज सरकार जो है उस जमीन को हथियाना चाहते थे, पर वो जमीन जो है ना किसानों का था, वो किसानों पर क्या हुआ था, अत्याचार कर रहे थे, जिस कारण से सिद्धू कानू भाई ने जो है संथाल विद्रोह शुरू कर दिया था, जिसे दामिनी कोह का नाम दिया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं उस जगह का नाम दामिनी कोह का नाम दिया गया। दामिनी का इलाका जंगलों से भरा था। अंग्रेजों ने संथालों ने यह शर्त रखी थी कि उनकी दी गई भूमि के कम से कम 10 विभाग साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। यह कार्य संथाल ने बहुत ही कुशलतापूर्वक किया, किंतु संथाल बहुत ही जल्द ही समझ लिए कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह उनके हाथों से अब निकलने वाले, वह उनके समझिएगा वह उनके पूर्वक, किंतु संथाली बहुत जल्दी से यह समझ गए थे कि उन्होंने इस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह उनके हाथों से निकल रही है, क्योंकि जिस जमीन को संथालों ने साफ किया था उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। जो संथाल के जो लोग थे ना, संथाली जो लोग थे, जनजाति के लोग थे, वो जो बड़े बड़े भूमि को साफ करके जब वो सोचने लगा कि अब हम इसमें फसल का उत्पादन करेंगे लगभग 10 साल तक, तो अब अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के बाद उनके पास जो है उनका क्या कर दिया है, उनके भूमि पर टैक्स लगा दिया। और ये जो है ना संथालों को पहले से ही पता चल गया था। साहूकार याद रखिएगा बहुत उचित दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्जा अदा न किए जाने की स्थिति में जमीन पर ही कब्जा
कर रहे थे और जमींदार लोग ग्रामीण इलाके पर अपना नियंत्रण का दबाव कर रहे थे। संथाल जनजाति ने अपने विरुद्ध किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध में अंग्रेजों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब देखते हैं कि अंग्रेज दिन प्रतिदिन जो है हम लोगों के विरुद्ध में, हम लोगों के खिलाफ में जो है क्या करते थे, हमारे साथ, हमारे भूमि पर साथ सारे चीज के लिए हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो जो सिद्धू कानू थे उनसे भी रहा नहीं गया और उन्होंने संथाली विद्रोह प्रारंभ कर दिया। आप समझिएगा, सर विद्रोह प्रारंभ कर दिया जिससे अंग्रेजों ने बहुत कठिनाई से नियंत्रण किया और विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण किया गया, जिसमें 5500 वर्ग मील का क्षेत्रफल भागलपुर और बीरभूम जिले से लेकर संथाल परगना बनाकर तथा उसमें विशेष कानून लाकर अंग्रेज के संथाल जनजाति को संतुष्ट करने का प्रयास किया। यह है सर हम लोग का संथाल विद्रोह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये संथाल विद्रोह आपके फाइनल एग्जाम में हो सके ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना अभी लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है, तो खास करके आपको वो क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो लेटेस्ट वर्जन में चले। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता के बारे में बताएं। जो भारतीय संविधान है इसके प्रमुख विशेषता के बारे में हमसे पूछे गए। इसके बारे में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना आपका 8 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो, ये सब जितना लॉन्ग क्वेश्चन है हम लोग एक सेपरेट सा वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखने का समय अब नहीं बचा है, अब हम लोग को सिर्फ समझना है। तो समझने के लिए बिल्कुल आप लोग अगला वीडियो में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम लोग को 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी एक बार करवा दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो।